काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी पहली बात स्टेट ऑफ मैटर हैं वो डिपेंड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस पे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस का कम या ज़्यादा होना वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक है। वो क्या होगी बेटे? वो कमज़ोर होगी, मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पास नहीं रख पा रही। अगर मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली एक दूसरे के ज़रा करीब हैं तो इसका मतलब है कि पहली सिचुएशन की निस्बत इस सूरत हाल में आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़रा मजबूत हैं। अगर मॉलिक्यूल बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो पाई जाती हैं। अब इसी बेस पे मॉलिक्यूल की दरमियान स्पेसिस की वजह से हमारी जो मैटर है वो 3 हालतों में डिवाइडेड है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब बेटे इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे हमने गैसेस की सूरत में डिफ्यूजन देखी थी, हमने इफ्यूजन देखी थी। अब इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की तरफ आ जाएं, आपकी एवेपोरेशन वो इस पे डिपेंड करती है। आपके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं। आपका वेपर प्रेशर वो इस पे डिपेंड करता है। मैटर की डेंसिटीज़ जो हैं, डेंसिटीज़ इस पे डिपेंड करती हैं। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट हैं तो वो इन दोनों की निस्बत ज़्यादा डेंस हैं। अगर 2 लिक्विड हैं हमारे पास, एक लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हैं और दूसरे लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हैं तो उनकी एवेपोरेशन मुख्तलिफ होगी, उनके बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होंगे, उनके जो आप कह लो वेपर प्रेशर हैं वो मुख्तलिफ होंगे। तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इतनी अहमियत की हामिल हैं कि ये लिक्विड, सॉलिड या आपके गैसियस जो मैटर है उनकी फर्दर आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज होने से स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होती है, प्रॉपर्टीज़ की नेचर जो है वो भी तब्दील होती है। बेटे अब हम देखेंगे टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अब इसमें बेटे हमारे पास एवेपोरेशन, आप बेटे एक कंटेनर लें खुले मुंह वाला, उसमें आप पेट्रोल डाल के रख दें। 1/2 लीटर आपने फॉर एग्जांपल पेट्रोल डाला, 24 घंटे पड़ा रहने दें, उसके बाद उसमें उतना ही पेट्रोल मौजूद होगा? नहीं। आप किसी कंटेनर के अंदर पानी डाल के रख दें और 1 हफ्ते बाद उसको ऑब्ज़र्व कर लें, वो उतना ही होगा? नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड्स जो हैं वो वेपर्स में तब्दील होके अपनी सतह छोड़ जाते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर्स में तब्दील होते हैं और अपनी सतह जो है वो छोड़ जाते हैं। चेंजिंग ऑफ लिक्विड molecules into vapors
at given temperature, that is called evaporation. लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपर्स में तब्दील होना दिए गए टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड evaporation. It is a reverse process of condensation. What is condensation? Changing of gaseous molecules या vapors into liquid, that is called condensation. चाय बनती है, आपने उसकी जब वो ढकना उठाते हो तो उसमें से पानी के कतरे जो हैं वो नीचे गिरते हैं, वो पानी कहाँ से आ जाता है? आपने ठंडे पानी की बोतल रखी, उसके गिर्द पानी के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं, वो कहाँ से आ जाते हैं? वो जो आपका लिक्विड एवेपोरेट हो रहा होता है या आपकी एनवायरनमेंट के अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है, पानी की सूरत में मौजूद है, जब उसका टेम्परेचर एक ख़ास टेम्परेचर से कम होता है तो वो दोबारा से किस में तब्दील हो जाते हैं? लिक्विड्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अब बेटे ये प्रोसेस एवेपोरेशन का होता क्यों है? अब यहाँ पे ज़रा सिक्वेंशियल बातें याद रखना। लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये बात तो हमें पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पड़ी हैं, वो कम हैं सॉलिड की निस्बत लेकिन ज़्यादा हैं गैस की निस्बत। इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड, बट एज वी नो liquids are mobile, liquids are mobile, मतलब ये बह सकते हैं। ये बह किस वजह से सकते हैं? हमने पढ़ा है कि their molecules are in a continuous state of motion. molecules जो हैं, molecules are in continuous motion. अब बेटे उनकी कंटिन्यूस मोशन की वजह से उनके अंदर एनर्जी की एक फॉर्म मौजूद है, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं चूँकि वो हरकत कर रहे हैं इसलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, लेकिन सम मॉलिक्यूल्स have average kinetic energy. एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मुराद ये है कि दरमियाने दर्जे की काइनेटिक एनर्जी। सम मॉलिक्यूल्स हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, बट सम मॉलिक्यूल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जीज देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब बेटे जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, वो लिक्विड की सतह छोड़ जाते हैं, वो लिक्विड की सतह पे नहीं रहते, वो अपनी दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। अब इस वजह से एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप एक कंटेनर, एक बर्तन, इसके अंदर आप डाल के पानी रखते हो, पहले आपने इसको आम टेम्परेचर पे रख दिया तो उसमें शायद आपको एवेपोरेशन का प्रोसेस नज़र भी ना आए, लेकिन आप उसके नीचे बर्नर ऑन कर देते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि वो पानी खौलना शुरू हो जाता है।
अब उस खोलने के साथ आपको भाप भी नज़र आ रही होती है, वो मतलब गैसियस सूरत पानी की। और जब आप उसको कुछ अरसे के लिए ऐसे गर्म करते रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उस लिक्विड की सतह जो है वो कम होती दिखाई देगी, उसकी मिकदार कम होती चली जाएगी। तो बाकी लिक्विड किधर गया? गर्म करने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई आपने, आप हीट की सूरत में एनर्जी दे रहे हो, मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते चले जा रहे हैं। जो पहले ही हायर लेवल पे थे वो तो पहले ही उसकी सतह छोड़ने के लिए तैयार थे, वो जा रहे थे। जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज थी उनको मज़ीद एनर्जी मिली हीट की सूरत में, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो भी सतह छोड़ गए। जिनकी कम काइनेटिक एनर्जी थी अब उनको भी चूँकि एनर्जी मिल रही है, वो भी उसकी सतह जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एवेपोरेशन का प्रोसेस तमाम लिक्विड्स में होता है और दिए गए टेम्परेचर पे होता है और हर टेम्परेचर पर होता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पानी अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो वो वेपोरेट नहीं होगा, पानी को अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो वो वेपोरेट होगा। ऐसा नहीं है, वो 10 डिग्री पे भी वेपोरेट होगा, वो 50 डिग्री पे भी वेपोरेट होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा? 10 डिग्री पे वेपोरेशन कम होगी, 50 डिग्री पर वेपोरेशन। लिक्विड्स की आपस में एवेपोरेशन का भी फ़र्क है। जिस रेट पर पानी के मॉलिक्यूल एवेपोरेट कर रहे हैं, क्या उसी रेट पर आपने पेट्रोल डाल के रखा हुआ है वो एवेपोरेट होगा? नहीं, पेट्रोल जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा बनिस्बत पानी के। उसकी वजह पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की निस्बत मजबूत हैं, ज़्यादा हैं, ग्रेटर हैं। इसलिए ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को जल्दी नहीं छोड़ते, जबकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल जो हैं वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जल्दी उस सतह को छोड़ देते हैं। पेट्रोल की निस्बत आप सिपरेट रख लो, अब सिपरेट पेट्रोल से भी जल्दी वेपोरेट हो जाएगा। आप ईथर रख लो, अब इसका मतलब क्या है? सिपरेट की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पेट्रोल की निस्बत भी, आपके ईथर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सिपरेट की निस्बत भी कमज़ोर हैं, इसलिए वो जल्दी। अब बेटे चंद फैक्टर्स जिन पे एवेपोरेशन डिपेंड करती है। सबसे पहले सरफेस एरिया। इसकी आम मिसाल चाय टी कप में और पिर्च में किस में ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है? उसकी वजह उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। आपने 1 लीटर पेट्रोल एक बोतल के अंदर डाल के रख दिया और 1 लीटर पेट्रोल ही आपने एक परात के अंदर, बड़े बर्तन के अंदर, बड़ी थाली के अंदर डाल के रख दिया, कौन जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी? वजह सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसीलिए ये आपकी 9th में ही है बायोलॉजी में टॉपिक, इवेपोरेशन पौधों में। जिनके पत्ते चौड़े होते हैं उनमें इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पत्तों का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और जिनके पत्ते बारीक होते हैं पौधों के, उनमें इवेपोरेशन कम होती है। अच्छा जी, अब बेटे सेकंड इसका फैक्टर नेचर ऑफ टेम्परेचर। सॉरी, अभी हम इन डिटेल डिस्कस करके हटे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, जिस वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है। फिर तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या आप इसको कह सकते हो नेचर ऑफ लिक्विड।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेटे जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी एवेपोरेशन उतनी स्लो होगी, कम होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी कमज़ोर होंगी एवेपोरेशन का प्रोसेस उतना, और इसकी आम मिसाल मैंने पानी और पेट्रोल से आपको समझाई।